नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 22 मई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण डीएनए के टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले जैसे मैं रोज़ कहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई भी महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। व्हाट्सअप का चैनल है, टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होता है, लिंक पे जाइए, क्लिक कीजिए और डायरेक्ट युक्ति आईएएस से आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं आज के पहले टॉपिक पे। संडे को जिनका टेस्ट है वो टेस्ट के लिए तैयार रहेंगे। बाकी जिनको जुड़ना हो, टेस्ट देना हो, वो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज का पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र के सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। आपको पता है कि नीली क्रांति मत्स्य पालन के लिए होता है, क्योंकि अक्सर पेपर में पूछता है कि मत्स्य पालन नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो जो लोग नए हैं वो जान जाए नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से होता है। ठीक है, कुल 2050 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली यह योजना केंद्रीय योजना और केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू की जाएगी। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी 9407 करोड़ रुपए, राज्यों की हिस्सेदारी 4880 करोड़ रुपए, 4880 करोड़ रुपए तथा लाभार्थियों की हिस्सेदारी 5763 करोड़ रुपए होगी। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए केंद्र की हिस्सेदारी कितनी है, राज्यों की हिस्सेदारी कितनी है और लाभार्थियों की हिस्सेदारी कितनी है और टोटल कितना होगा। ठीक है, इस योजना को वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये आज से लेके 5 सालों तक चलेगा। 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा। ठीक है, ये फिगर के माध्यम से बताया गया, कैबिनेट डिसीजन दिया गया है। जो सारा कैबिनेट का जो डिसीजन है टोटल मैंने आपको बता दिया है, बस उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, योजना के 2 घटक होंगे, पहला केंद्रीय योजना और दूसरा केंद्र प्रायोजित योजना। केंद्रीय योजना के 2 वर्ग होंगे, एक लाभार्थी वर्ग और दूसरा गैर लाभार्थी वर्ग। केंद्र प्रायोजित योजना को 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्पादन और उत्पादकता को प्रोत्साहन देना, दूसरा है अवसंरचना और उत्पादन बाद प्रबंधन और तीसरा है मत्स्य पालन प्रबंधन और नियामक फ्रेमवर्क। तो आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि योजना के 2 घटक होंगे, पहला केंद्रीय योजना और दूसरा केंद्र प्रायोजित योजना। केंद्रीय योजना में 2 वर्ग होंगे, एक लाभार्थी का वर्ग होगा, दूसरा गैर लाभार्थी का वर्ग होगा। और केंद्र प्रायोजित योजना को 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो 3 श्रेणी दिया गया है यहाँ पे उत्पादन और उत्पादकता को प्रोत्साहन, अवसंरचना और उत्पादन बाद प्रबंधन और तीसरा है मत्स्य पालन प्रबंधन और नियामक फ्रेमवर्क। क्या बेनिफिट है इसके बारे में हम देख लेते हैं। मत्स्य पालन क्षेत्र की गंभीर कमियों को दूर करते हुए उसकी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल होगा। मत्स्य पालन क्षेत्र में 9% की सालाना वृद्धि दर के साथ 24-25 तक 22 मिलियन मैट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया गया है। वर्ष 2024 तक मछली पालन से जुड़े किसानों की आय को दोगुनी करने में मदद मिलेगी। तो ये इसका बेनिफिट है। अब वर्तमान स्थिति देख लेते हैं। भारत 2018 और 19 में 13.7 मिलियन टन के कुल उत्पादन के साथ दुनिया का दूसरा, याद रखिएगा दूसरा है, सबसे बड़ा मछली उत्पादक है, जिसमें 65% अंतर्देशीय क्षेत्र से था। लगभग 50% अंतर्देशीय मछली उत्पादन संस्कृति मत्स्य पालन से है, जो वैश्विक मछली उत्पादन का 7.5% है। इस क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धित विकास में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है और कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 5.23% हिस्सा है। मछली और मछली उत्पादों के उत्पादन में पिछले दशक में भारत ने औसत 14.8% की विकास दर दर्ज की है, जबकि इसी अवधि में वैश्विक विकास दर 7.5% है। तो ये डेटा आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं नीली क्रांति। इसी से रिलेटेड जो है, जैसे मैंने कहा नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। नीली क्रांति किसानों की आय को दोगुनी करने हेतु एक संबद्ध कार्यक्रम के रूप में मछली तथा समुद्री उत्पादों को पकड़ने के कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी प्रयासों का एक अंग है। इसका संबंध मत्स्य पालन उद्योग में तीव्र विकास से है। अपने प्रयासों के एक भाग के रूप में समुद्री खाद्य, जिसे सी फूड कहते हैं, उत्पादन और निर्यात बढ़ाने और संवहनी मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने एक स्वतंत्र मत्स्य पालन मंत्रालय ही गठित किया है।
ठीक है, तो ये फिगर आप ये देख लीजिएगा डेटा। भारत ने इसकी शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना से शुरू की थी। इंपॉर्टेंट है, किस पंचवर्षीय योजना से? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना को। आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना को हटा के अब नीति आयोग आ गया है। पहले पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, अब नीति आयोग उसके आ गया है। 1 जनवरी 2015 को उसका स्टार्टिंग किया गया था और उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। अब चलिए इस पे आते हैं। जो वर्ष 1985 से 1990 के बीच में क्रियान्वित की गई थी। इस दौरान सरकार ने फीस फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी FFDA को प्रायोजित किया था। नीली क्रांति 2.0 फिशरीज के विकास एवं प्रबंधन पर केंद्रित है। इसमें अंतर्देशीय मछली पालन, समुद्री मत्स्य पालन जिसमें गहरे समुद्र में मछली पकड़ना भी शामिल है, तथा राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड द्वारा की जा रही अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा जो डिटेल जो मैंने बताया, आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का पूरा डिटेल आप लोग को दे दिया गया है, जिसमें मैंने पूरा बताया कि मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का क्रियान्वयन किया गया है और उसका उद्देश्य क्या है? नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करना है। कितने रुपए लगेंगे ये भी आपको मैंने बताया। केंद्रीय योजना है और केंद्र प्रायोजित योजना भी है। केंद्र की कितनी हिस्सेदारी है, राज्य की कितनी हिस्सेदारी है और लाभार्थियों की क्या हिस्सेदारी है, पूरा बताया गया है इसमें। और कब से कब ये योजना लॉन्च होगी, क्योंकि अक्सर यूपीएससी के पेपर में ये ज़रूर पूछता है कि कब से ये स्टार्ट है, कब तक का लक्ष्य रखा गया है, कितना पैसा है, क्या ये केंद्र प्रायोजित है, क्या ये राज्य प्रायोजित है। तो पूरा का पूरा डायमेंशन यहाँ पे आपको दे दिया गया। अपने तरीके से आप लोग पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा, ताकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछे, आप अपने क्वेश्चन करने के लिए सक्षम उस लायक हो जाए आप लोग। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो हिंदी में लिखा है वही इंग्लिश में यहाँ पे कन्वर्ट है फिगर में। ठीक है, इसके 2 घटक भी मैंने बताया, एक पहला केंद्रीय योजना, दूसरा केंद्र प्रायोजित योजना। ये पूरा लाभार्थी, गैर लाभार्थी, 3 प्रमुख श्रेणी है, तीनों श्रेणियों का बताया मैंने। क्या इसके बेनिफिट है, कब तक इसकी आय को दोगुनी करना है, ये भी बताया गया आपको। और वर्तमान की क्या स्थिति है, कितना प्रतिशत है, कैसे कैसे क्या होगा, पूरा का पूरा डिटेल आप लोग को बताया गया है। नीली क्रांति का संबंध किससे है और कैसे किसानों की आय को दोगुना करना है, कैसे कब स्टार्ट हुआ था, किस पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था। और नीली क्रांति 2.0 फिशरीज विकास और प्रबंधन पर केंद्रित है, ये भी आपको मैंने बताया। ठीक है, और भारत का क्या स्थान है पूरे विश्व में मछली पालन में, ये भी बताया है। तो सारा का सारा आपको डायमेंशन दे दिया गया है, आप अपने तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी डायमेंशन इसमें छूटा हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद से लेकर सकल मूल्यवर्धित विकास में भी लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। घरेलू उत्पाद भी बता दिया गया है कितना प्रतिशत है। तो ये सारा का सारा आप डिटेल देख लीजिएगा अपने तरीके से आप लोग। चलिए दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के 100% सोलराइजेशन की योजना। ठीक है, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने, कल भी मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि आवास और शहरी विकास मंत्री कौन है, तो आप लोग किसी ने कोई कमेंट ही नहीं किया था। तो अच्छा कर रहे हैं आप लोग, कमेंट मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी मैं कह रहा हूँ कि कौन इसमें मंत्री कौन है, आप यही बता दीजिएगा मुझे। चलिए, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को 100% सौर ऊर्जा से संचालित करने की योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड और सौर परियोजना और विभिन्न ऑफ ग्रिड सौर अनुप्रयोगों जैसे सौर वृक्ष, सोलर ट्रीज, सौर पेयजल कियोस्क, सोलर ड्रिंकिंग वाटर कियोस्क और बैटरी स्टोरेज सहित, ठीक है, अनुप्रयोग जैसे किया जाएगा। ऑफ ग्रिड सौर यंत्रों की स्थापना की परिकल्पना भी की गई है। इस योजना का कार्यान्वयन ओडिशा नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये सबको पता होगा, मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा कि कोणार्क मंदिर कहाँ पे है। सबको बचपन से पता है कि उड़ीसा में ही पड़ता है। चलिए देख लीजिए कोणार्क का सूर्य मंदिर के बारे में। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर भगवान सूर्य के रथ का एक विशाल प्रतिरूप है। यह मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है। रथ के 24 पहियों को प्रतीकात्मक डिजाइनों से सजाया गया है और 7 घोड़ों द्वारा इस रथ को खींचते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, ये देखिए खूबसूरत सा फोटो देख लीजिए आप लोग, जिन्होंने सबने देखा ही होगा, मुझे नहीं लगता कोई नहीं देखा होगा, लेकिन देख लीजिए खूबसूरत सा फोटो, जिसने नहीं देखा है आज तक ये देख ले। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं सदी के शताब्दी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ये यूपीपीसीएस में पूछ भी चुका है क्वेश्चन। कोणार्क स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI इस मंदिर का संरक्षक है। ठीक है,
तो ये आपका कोणार्क का पूरा सूर्य मंदिर है, जो पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया कि 100% सोलराइजेशन किया गया है, किस मंत्रालय द्वारा किया गया है और ये क्या संचालित किया जाएगा, कितने मेगावाट ग्रिड है, कौन कौन इसमें अनुप्रयोग होंगे, कितने कितने क्या क्या है, सब कुछ आपको मैंने बता दिया। और कैसे कैसे है, कौन इसका एजेंसी है, किसकी एजेंसी है, ये भी बताया मैंने। कोणार्क के सूर्य मंदिर में बता दिया मैंने, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। और किस भगवान को समर्पित है ये भी देख लीजिए, भगवान सूर्य के रथ का एक विशाल परिक्रमा है। और यही कमेंट मार के बता दीजिए कोणार्क का सूर्य मंदिर किस भगवान को समर्पित है, ये भी कमेंट करके आप लोग बताइए। मैं तो अपनी तरफ से पूरे तरीके से बताता ही रहता हूँ। ये भी बताया गया रथ के पहिए और 7 घोड़ों द्वारा इस रथ को खींचते हुए दर्शाया गया है। ठीक है, कब इसका निर्माण हुआ, 13वीं सदी में किस राजा द्वारा किया गया, और यूनेस्को ने कब इसको विश्व विरासत धरोहर स्थल घोषित किया है, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसका संरक्षक है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए तीसरे पे चलते हैं। कायर जियो टेक्सटाइल को ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए मंजूरी। देखते हैं ये क्या है। भारत सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों के निर्माण में कायर जियो टेक्सटाइल का उपयोग किया जाएगा। कायर जियो टेक्सटाइल एक प्रकार के परागम्य कपड़े हैं जो प्राकृतिक रूप से मजबूत, अत्यधिक टिकाऊ, टूफुड, मोड़ एवं नमी प्रतिरोध हैं और किसी भी सूक्ष्म जीवी माइक्रोबियल हमले से मुक्त है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय ग्राम विकास और संरचना विकास एजेंसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पार्ट 3 के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए कायर जियो टेक्सटाइल का उपयोग किया जाएगा। सड़क निर्माण के लिए PMGSY की नई प्रौद्योगिकी आधारित दिशा निर्देशों के अनुसार सड़क निर्माण प्रस्तावों के प्रत्येक बैच की सड़कों की कुल लंबाई के लगभग 15% में नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्माण किया जाना है। ये देख लीजिए, ऐसे ही सड़क बनता है, सबने देखा ही होगा बचपन से। देख लीजिए आप लोग जिसने नहीं देखा हो, कायर जियो टेक्सटाइल। ठीक है, ये कायर जियो टेक्सटाइल जो है अब उपयोग किया जाएगा। सड़क बना तो सबने देखा है, लेकिन कायर जियो टेक्सटाइल द्वारा ऐसी पहली बार आप लोग देख रहे होंगे, तो देख लीजिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, इसी संबंध में कायर का प्रयोग किया जाएगा। फिगर देख रहे हैं आप लोग। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पार्ट 3 के बारे में बता देता हूँ। वित्त मंत्री ने 2018-19 के बजट के भाषण में कहा था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पार्ट 3 की योजना की घोषणा की थी। तो याद रखिएगा 18-19 में कहा गया था बजट में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे लागू करने की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों को दी गई है। अभी मैं ये पूछूं कि ग्राम विकास मंत्री कौन है, तो देखते हैं कितने लोग कमेंट मारते हैं। ये अपने ही लिए करेंगे, मेरे लिए नहीं करेंगे आप लोग, तो आई थिंक आप लोग, चलिए कोई नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के तीसरे चरण के तहत देश भर में सड़कों का नेटवर्क स्थापित कर रिहायशी क्षेत्रों को ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों तथा अस्पतालों को ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख संपर्क सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसके अंतर्गत 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाने की योजना है, जिसकी अनुमानित लागत जो है 80,250 करोड़ रुपए है। परियोजना की अनुमानित लागत 80,250 करोड़ रुपए में केंद्र का हिस्सा 53,800 करोड़ रुपए तथा राज्य का हिस्सा 26,450 करोड़ रुपए है। केंद्र और राज्यों के बीच निधियों की हिस्सेदारी 60 और 40 के अनुपात में होगी। ये UPSC में कई बार पूछा भी है। लेकिन 8 पूर्वोत्तर राज्यों तथा 3 हिमालयी राज्यों जिसमें जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 90 और 10 का अनुपात होता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पार्ट 3 की अवधि 2019-20 से लेकर 24-25 तक होगी। तो देख लीजिए कब से कब तक निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिसंबर 2000 में लॉन्च की गई थी, जब अटल जी की सरकार थी। तो ये रहा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में पूरा डिटेल। मैंने आपको जैसे बताया कि कापर जियो टेक्सटाइल को ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है, और भारत सरकार ने कहा है कि PM प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के उपयोग के लिए कायर जियो टेक्सटाइल का उपयोग किया जाएगा। और कायर जियो टेक्सटाइल क्या है, ये पूरा का पूरा डिटेल दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। बहुत खूबसूरत सा पेंटिंग में रंगा गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये भी बताया गया है कि कितनी कुल लंबाई कितनी होगी, 15% जो भी है नए प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किया जाएगा। जैसे ये फिगर के माध्यम से आपको बताया गया है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पार्ट 3 के इस बजट में कहा गया है
कौन सी योजना है, केंद्र प्रायोजित है, राज्य प्रायोजित है, क्या है ये भी बताया गया आपको। किस मंत्रालय के अंतर्गत है ये भी बताया गया है। कैसे कैसे से क्या बेनिफिट हो गए ये भी बताया गया आपको। इसका मेन उद्देश्य क्या है ये सॉरी इसका मेन उद्देश्य क्या है ये भी आपको बताया गया है। और कितना किलोमीटर लंबी सड़कें बनने की योजना है और किनमें अनुमानित लागत कितने की ये भी बताया गया है। परियोजना की अनुमानित लागत के साथ साथ केंद्र का कितना हिस्सा होगा, राज्य का कितना हिस्सा होगा ये भी आपको बताया गया है। ठीक है। और केंद्र और राज्य जो 60 और 40 का अनुपात में होंगे, लेकिन 8 पूर्वोत्तरी राज्यों तथा हिमालयी राज्यों में 90 और 10 का अनुपात होगा। तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इस चीज़ को कंफ्यूज थोड़ा भी मत होइएगा। 60, 40 और 8 ये जो 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं और तथा 3 हिमालयी राज्यों जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये हिस्सेदारी 90 और 10 का होगी। थोड़ा भी कंफ्यूज मत होइएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यान्वयन कब से कब तक होगा, थर्ड वाला ये भी देख लीजिएगा। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो थी सन 2000 में लॉन्च की गई थी ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये 3 आज के टॉपिक हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिसमें आर्ट एंड कल्चर में आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर भी पूछता भी है और पूछेगा भी। ठीक है, 100% उसके बारे हुआ है तो ये भी देख लीजिएगा आप लोग। और जो आपका मछली पालन मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये भी पूरा डिटेल आप लोग पूरा का पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और जिनको कमेंट करना होगा, जो क्वेश्चन मैंने जिन के बारे में पूछा है मंत्रियों के बारे में, तो आजकल मैं मंत्रियों को बहुत याद कर रहा हूँ, इसलिए मैं मंत्रियों के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट मार के बता दीजिएगा कि कौन मंत्री किस डिपार्टमेंट में है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। 8:30 बजे मैं पेड ग्रुप मेंबर आप लोग से मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए।